हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ कंडक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इससे पहले आप लोगों ने क्या देखा कि इससे पहले आप लोगों ने देखा कि भैया रेजिस्टेंस, इससे पहले आप लोगों ने क्या देखा कि भैया मेरे पास कोई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेजिस्टेंस फॉर्मूला और यूनिट। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ जस्ट आई एम टेकिंग ये और यहाँ से दो कॉल रो मैं और बना देता हूँ, ये कंक्लूड कर देता हूँ। एक बार लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने क्या क्या देखा उसको मैं अच्छे से कंक्लूड कर देता हूँ ताकि आप अपने कॉपी में नोट कर लो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, यहाँ से लिख देता हूँ मैं सबसे पहले आपके पास क्या क्या देखा मैंने यहाँ पे। सबसे पहले रेजिस्टेंस मैंने देखा, तो यहाँ से आप लिख लीजिए रिमार्क। क्या लिखूं यार यहाँ पे मैं, हाँ आप जो भी लिखना है लिख लेना। सबसे पहले आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस आपने देखा। फिर यहाँ पे आपने क्या देखा, रेजिस्टिविटी आपने देखा, रेजिस्टिविटी आपने देखा। फिर यहाँ से कंडक्टेंस आपने देखा, कंडक्टेंस। और यहाँ से आप लोगों ने कंडक्टिविटी देखा, कंडक्टिविटी आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी आप लोगों ने देखा। ओके, ये ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने किया। जो भी लिखना है लिख लेना आप यहाँ पे, ये सब ऑब्जर्वेशन आपने किया। ठीक है, जो भी देखा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो भी लिखना है लिख लो यार, प्रॉपर्टी लिखना है तो प्रॉपर्टी लिख लो ना। ठीक, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज। ओके, उसके बाद उससे रिलेटेड आपने यहाँ पे क्या देखा, फॉर्मूला। और उससे रिलेटेड आपने यहाँ पे क्या देखा, यूनिट्स, यूनिट। सो यहाँ पे मैं बात करूँ, यदि यहाँ पे मैं बात करूँ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। करेक्ट। ये सर यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, तो इसका यूनिट ओम होता है, नो प्रॉब्लम। रेजिस्टिविटी यहाँ से आप रो का वैल्यू निकालोगे तो रो इज इक्वल टू R इंटू A बाई L, ये आपने देखा। इसका यूनिट क्या होता है, तो सर इसका यूनिट ओम मीटर होता है, नो प्रॉब्लम। कंडक्टेंस क्या होता है सर, G होता है, G इक्वल टू 1 बाई R होता है। इसका फॉर्मूला आप लिखोगे तो तुम्हारा A हो जाएगा, और ये तुम्हारा रो जो है नीचे आ गया L। या कंडक्टिविटी के टर्म में लिखोगे तो कंडक्टिविटी A बाई L आपका हो जाएगा। यूनिट क्या होता है इसका, तो इसका मोह होता है, या तो फिर आपका साइमन होता है, ऐसे भी लिख सकते। बाई नहीं है ना, और है वो ओम या साइमन। चलो यार कंफ्यूज हो जाओगे, ये तुम्हारा ओम हो गया या तो फिर आपका साइमन। अगला क्या होता है तुम्हारे पास, कंडक्टिविटी होता है सर। कंडक्टिविटी आपका होता है सिग्मा 1 बाई रेजिस्टिविटी। ओके, अब रेजिस्टिविटी ये हो जाएगा L डिवाइडेड बाई आपके पास R इंटू A, या तो G इंटू L हो जाएगा डिवाइडेड बाई A हो जाएगा। ठीक है, और यूनिट की बात करोगे तो यहाँ पे आपका यूनिट हो जाएगा क्या, कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ये हो जाएगा 1 बाई, मतलब ये आपका हो जाएगा मोह पर मीटर। ठीक, तो ये सारा चीजें लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा था। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस आपने क्या देखा था, ये सारा चीजें आपने लास्ट लेक्चर में देखा था जिसको मैंने रिवीजन कराया। और एक आपने देखा था लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में आपने क्या देखा था, एक बार बताइए मुझे। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में आपने ये देखा था कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो भैया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकेंड आपने लिखा था रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फाइनली आपने लिख लिया था रेजिस्टेंस L बाई रो L बाई A, इस पे डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। ये आप लोगों ने फाइनली देख लिया था। तो इसी के बेसिस पे अभी जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ कंडक्टर, वो डिपेंड है, इसी पे पूरा डिपेंड करेगा। इसी से रिलेटेड हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में कंप्लीटली स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ कंडक्टर देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी का न्यूमेरिकल भी लूंगा मैं, बहुत सारा वो मैं कराऊंगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों को न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। उसके बाद हम लोग वहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और कलर कोडिंग देखेंगे। ओके, सो हमारे पास क्या है नया टॉपिक यहाँ पे, इसी से रिलेटेड नया हमारे पास टॉपिक क्या है, स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ कंडक्टर। तो हेडिंग डाल लो बेटा आप लोग, स्ट्रेचिंग
एंड कंप्रेसिंग स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ कंडक्टर, स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ कंडक्टर, यह हमारा टॉपिक है। इसको हेडिंग डालो आप सभी लोग, इसको एक बार हेडिंग डाल लो, फिर अपन मस्त तरीके से इसको देखते हैं, है ना। स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ कंडक्टर के बारे में बातें करते हैं। अब चलो, ये जो टॉपिक है इसमें कैसे अपने को देखना रहता है। मान लो कि तुम्हारे पास एक कंडक्टर है ना, बताना मुझे, आप ही लोग बताना, सब चीज आप ही लोग बनाओगे। ये तुम्हारे पास एक कंडक्टर है यार, और ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ मैं मान लेता हूं अभी कितना है बेटा, L1 मान लो। केस नंबर 1 है तो L1 मान लो आप, ठीक है। ये तुम्हारे पास कंडक्टर है जिसका लेंथ अभी कितना है, L1 है। एंड तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 मान लो। तो ये इस कंडक्टर का लेंथ हो गया L1 एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर अभी आप मान लीजिए इसका A1। और इस कंडक्टर का लेट से रेजिस्टेंस R1 मान लो, तो R1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा रो L1/A1। और रो क्या है, इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी है, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। तो वो कॉपर है तो कॉपर का मान लो बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया केस नंबर 1। सो दिस इज योर केस 1। अब लेट से मैंने ना इस कंडक्टर को स्ट्रेच कर दिया। नाउ केस नंबर 2, इस कंडक्टर को मैंने पकड़ा और इसको स्ट्रेच कर दिया। क्या कर दिया मैंने, स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया। तो ये कंडक्टर को जैसे ही मैंने पकड़ा और स्ट्रेच किया तो क्या हुआ भैया, क्या हुआ, स्ट्रेच किया, जैसे इस कंडक्टर को मैंने पकड़ा और स्ट्रेच किया तो मेरा क्या हुआ, ये कंडक्टर जो है इस तरीके से इसका जो लेंथ है वो बढ़ गया और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कम हो गया। ये समझे। अब कितना लेंथ बढ़ गया, मान लो ये इसका जो ओरिजिनल लेंथ है उससे कितना बढ़ गया, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, ये लेट से इसका लेंथ जो है L2 हो गया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो आपका A2 हो गया। सो न्यू रेजिस्टेंस जो आया इसके पास वो R2 इज इक्वल टू रो, और ये तुम्हारे पास आ गया L2/A2। सो दिस इज योर न्यू रेजिस्टेंस, ये तुम्हारे पास आ गया न्यू रेजिस्टेंस। व्हाट इट, ये न्यू रेजिस्टेंस आ गया। पहले रेजिस्टेंस ये था, अब रेजिस्टेंस। क्यों भाई, रेजिस्टेंस तो चेंज हो गई क्योंकि लेंथ बढ़ा, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका घटा, यहाँ पे लेंथ आपका बढ़ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया घट गया। पहले L1 था, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 था, अभी लेंथ चेंज हो गया, L2 हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 हो गया। तो भाई फर्क तो पड़ेगा रेजिस्टेंस पे ना, क्योंकि L और A पे तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो फर्क तो पड़ेगा। हाँ, दोनों का रो सेम है। ओके, सो नाउ R2 में R1 को डिवाइड कर दो, तो R2 में R1 को तुम डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, व्हेन R2 में R1 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो R2/R1 अपन करेंगे यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा L2/L1 क्योंकि L उसका प्रोपोर्शनल था, और क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा मेरे पास A1/A2 हो जाएगा। एक बार ध्यान से देखिए अपने इक्वेशन को, तो मुझे एक फाइनल इक्वेशन मिला ये वाला, जब दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया तो फाइनल इक्वेशन मुझे ये मिल गया। तो R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 A1/A2। लेकिन एक चीज मेरे पास इंपॉर्टेंट है कि जब मैंने कंडक्टर को स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया तो उस कंडक्टर का ना वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होता है, और वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होगा। तो दो कंडक्टर मेरे पास था, मान लो फर्स्ट कंडक्टर का वॉल्यूम मेरे पास V1 था और सेकंड कंडक्टर का वॉल्यूम V2 था, तो मैं उसको स्ट्रेच करूं या कंप्रेस करूं, इस बॉटल को चाहे खींचूं चाहे दबाऊं, भैया इसमें वाटर उतना ही आएगा। इसका मतलब इस बॉटल का वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, चाहे मैं इसको खींच लूं चाहे इसको मैं कंप्रेस कर दूं, चाहे स्ट्रेच करूं या कंप्रेस करूं, वॉल्यूम रिमेन सेम। वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा और लेंथ चेंज होगा, बट क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ जो कि उसका वॉल्यूम होता है वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जब मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो केस नंबर 1 में यदि मैं वॉल्यूम को लिखना चाहूं तो केस नंबर 1 में मैं वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, एरिया 1 इंटू लेंथ 1, और केस नंबर 2 में मैं वॉल्यूम को लिखना चाहूं तो एरिया 2 हो गया और इसका लेंथ क्या हो गया, L2 हो गया।
बात समझ में आया। अब यहां से मैं ऐसे लिखना चाहूं L2 डिवाइडेड बाई L1 इसको लिखना चाहूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा A1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये मेरे पास A2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो L2 डिवाइडेड बाई L1 लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाई L1 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई A2, ये हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं यहां पे रख देता हूं, लेट्स कंसीडर, अब मैं डिफरेंट केसेस लेता हूं। अब इसमें मैं इसको इस दोनों को ऑब्जर्वेशन में रखते हुए केस लेता हूं। अब यहां से अलग अलग मैं केस लूंगा। चलो केस नंबर 1, केस नंबर 1 आ रहा है बात समझ में। अब केस नंबर 1 मैं ले रहा हूं तो केस नंबर 1 में क्या होने वाला है, केस नंबर 1 में क्या होने वाला है, जब आपको क्वेश्चन या एग्जामिनर जो है वो ओनली लेंथ के बारे में बात करेगा, जब वो खींचेगा कंडक्टर को, इसका मतलब कितना खींच रहा है, कितना स्ट्रेच कर रहा है, वो लेंथ के बारे में बातें करेगा आपसे। व्हेन द क्वेश्चन आस्किंग इन द लेंथ, है ना, लेंथ के बारे में बातें करेगा। तो जब क्वेश्चन जो है लेंथ के बारे में बातें होगी, क्वेश्चन में लेंथ के बारे में आप लोगों से बात करेगी, क्वेश्चन में जब लेंथ के बारे में बात होगी तो देखो केस नंबर 1 जब क्वेश्चन में लेंथ के बारे में बात होगी तो क्या होगा, जब क्वेश्चन में लेंथ के बारे में बात होगी, है ना, और केस क्या है आपका, लेट से स्ट्रेचिंग का केस है, आप कंडक्टर को स्ट्रेच कर रहे हो, तो स्ट्रेच कर रहे हो, कितना स्ट्रेच कर रहे हो, लेट से उसका लेंथ जो है L2 जो है वो n टाइम ऑफ L1 है, L1 का n टाइम आपने खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया। तो स्ट्रेच करने से दो चीजें होता है, एक तो आपका लेंथ बढ़ जाता है, एक तो आपके स्ट्रेच करने से दो चीजें होता है, लेंथ बढ़ जाता है और स्ट्रेच करने से क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। तो यदि मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो मेरे पास होता है ए रो L बाई ए, लेंथ बढ़ गया क्रॉस सेक्शन कम हो गया, तो लेंथ बढ़ गया क्रॉस सेक्शन कम हो गया, तो क्रॉस सेक्शन कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ा, लेंथ बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ा, तो रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ गया। तो कैसे बढ़ेगा उसी चीज को निकाल रहा हूं मैं। तो आपके पास कोई कंडक्टर था जिसका लेंथ L1 था, आपने उसको खींच दिया n टाइम, स्ट्रेच कर दिया, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा ये निकालने वाले हैं। तो अभी लेंथ के बारे में बातें किया है आपसे, तो इसके बेसिस पे क्या फॉर्मूला बनेगा देखिए। तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। अब लेंथ के बारे में बात किया है तो ये मैं लिख देता हूं L2 डिवाइडेड बाई L1। चलो अब यहां पे मैं एरिया 1 और एरिया 2 को क्या लिखूंगा, तो एरिया 1 और एरिया 2 बराबर होता है L2 बाई L1 का, क्योंकि भैया हमेशा हमारा क्या होता है, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होता है। तो वहीं से L2 बाई L1 लिख सकता हूं, तो A1 बाई A2 भी तो लिख सकता हूं। इसका मतलब मैं जब लेंथ के बारे में बात किया तो एरिया को L2 बाई L1 से रिप्लेस तो कर सकता हूं, तो कर दिया। चलो इस एरिया के जगह में मैंने लिख दिया L2 डिवाइडेड बाई L1। इसका मतलब मेरा क्या रिलेशन बना, यहाँ पे R2 डिवाइडेड बाई R1 की मैंने बात किया तो यहाँ पे मेरे पास रिलेशन बना L2 बाई L1 का होल स्क्वायर, ये रिलेशन बना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अब यहीं पे देखो L2 इक्वल टू n टाइम ऑफ L1 है, तो L2 की जगह मैं n टाइम ऑफ L1 रखूंगा तो मेरा L1 कैंसिल आउट होगा और n का स्क्वायर आएगा। तो कुल मिला के यहीं से मुझे क्या रिलेशनशिप मिला बेटा, यहीं से मुझे क्या रिलेशनशिप मिला, R2 डिवाइडेड बाई R1, और L2 की जगह में मैं रख देता हूँ n L1, तो L1 कैंसिल, ये मेरे पास हो जाएगा n का स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशनशिप मेरा बन गया n का स्क्वायर। तो फाइनली जो न्यू रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया, न्यू रेजिस्टेंस जो मेरे पास आया R2 जो कि न्यू है, वो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर इंटू R1 हो जाएगा। n क्या है, कितना गुना मैंने कंडक्टर को स्ट्रेच किया, कितना टाइम्स मैंने कंडक्टर को स्ट्रेच किया वो बताता है, कितना टाइम्स मैंने कंडक्टर को स्ट्रेच किया वो बताता है मेरा n। आ रहा है बात समझ में, आप सभी को आ रहा है बात समझ में, कितना टाइम मैंने कंडक्टर को स्ट्रेच किया उसको बताता है मेरा n। ठीक है, तो चलो इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट केस में जब उन्होंने केस नंबर 1 में कंक्लूजन मेरा केस नंबर 1 का ये मिला कि जब वो लेंथ की बात कर रहा है और स्ट्रेच कर रहा है कंडक्टर को, स्ट्रेच कर रहा है कंडक्टर को, इसका मतलब कितना टाइम स्ट्रेच कर रहा है, n टाइम। तो मेरा जो फॉर्मूला आया बच्चा यहाँ पे, वो फॉर्मूला क्या आ गया, जो नया रेजिस्टेंस होगा यहाँ से R2 का वैल्यू जो बनेगा मेरा वो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर इंटू R1 हो जाएगा। इसको बस ध्यान रखना आप लोग, है ना। स्ट्रेच लेंथ की बात किया और उसको स्ट्रेच किया तो R2 जो होगा वो n के स्क्वायर बाई R1 होगा। लेट से क्वेश्चन ले लेता हूं, आपको ज्यादा क्वेश्चन से चीजें क्लियर होगा। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, है ना, कि मेरे पास एक कंडक्टर है, अ कंडक्टर हैज
रेजिस्टेंस उसका दे दिया है 10 ओम। एक कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, ठीक। एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। इफ इट इज स्ट्रेचिंग, if it is stretching 4 times, if it is stretching 4 times of its original length, if it is stretching 4 times of its original length, then calculate आर न्यू। तो उसका आर न्यू आप कैलकुलेट करो। ये दिस इज माय क्वेश्चन कि एक कंडक्टर है, मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। यदि आप उसको 4 गुना स्ट्रेच कर रहे हो, खींच रहे हो 4 गुना ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, उसके ओरिजिनल लेंथ का 4 गुना आप कर दे रहे हो, खींच रहे हो, मान लो n इक्वल टू 4 मान लो, चलो वर्डिंग का दिक्कत हो रहा होगा तो n इक्वल टू 4 मान लो ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन कैलकुलेट द आर न्यू। तो आर न्यू क्या होगा? देखो बेटा, सबसे पहले आप डिटेक्ट करोगे कि ये जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखा है वो स्ट्रेचिंग का है। सबसे पहले देखो स्ट्रेचिंग का है। दूसरी बात, स्ट्रेच कर रहे हो तो है ना, स्ट्रेचिंग 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेच कर रहे हो तो 4 टाइम्स कितना स्ट्रेच कर रहे हो, मतलब 4 टाइम्स। तो ये क्या के बारे में बता रहा है आपको? स्ट्रेच कर रहे हो तो 4 टाइम्स क्या स्ट्रेच हो रहा है? उसका लेंथ ही हो रहा होगा। स्ट्रेच में लेंथ के बारे में ही बोल रहा है कि इफ इट इज स्ट्रेचिंग, है ना, इट्स लेंथ इंक्रीज 4 टाइम, ऐसे लिख लो, इफ इट इज स्ट्रेचिंग इट्स लेंथ इंक्रीजिंग 4 टाइम्स। क्लियर कर लो क्वेश्चन को, 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यहां लिख दिया। चलो लेंथ को मैंने यहां लिख दिया। तो कुल मिला के आपको ये दे दिया बेटा कि यहां पे देखो L2 जो है वो आपका 4 टाइम है L1 का, तो एक्चुअली में L2 डिवाइडेड बाई L1 ही आपका n होता है, और इसी को आपको दे दिया है यहाँ पे 4 टाइम्स। तो n का वैल्यू तुमको 4 दे दिया है क्वेश्चन में। आया बात समझ में? अब तुमको पता है कि जब कोई कंडक्टर को स्ट्रेच किया जाता है तो आर न्यू जो होता है वो आपका n का स्क्वायर होता है आर ओल्ड का। अब n तो तुमको पता है कि 4 टाइम स्ट्रेच कर रहा है, तो n पता है, n का स्क्वायर मतलब आपका 4 का स्क्वायर हो गया। और आर ओल्ड कितना है बेटा? आर ओल्ड कितना दे दिया क्वेश्चन में आपको? आर ओल्ड की वैल्यू 10 ओम गिवन है, तो दिस इज योर 10 ओम। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इंटू 10 आप करोगे तो 160 ओम इज द राइट आंसर। 160 ओम इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है। n की वैल्यू ढूंढना है, कितना स्ट्रेच किया जा रहा है भैया? 4 टाइम, n है वही। n क्या है सर? n जो होता है वो हमारा L2 बाई L1 का रेशियो, न्यू लेंथ बाई ओल्ड लेंथ का रेशियो, n को ढूंढना है। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 का जो कॉन्सेप्ट है आपका एकदम क्लियर हो गया। ये केस नंबर 1 को आप लोग सभी लोग याद रखना, इतना क्लियर। चलो मैं केस नंबर 2 में चलता हूं। अब केस नंबर 2, यहां से केस नंबर 2 में मैं चलता हूं। केस नंबर 2 का बात करता हूं। ठीक, अभी क्या के बारे में बात किया इन्होंने? अभी लेंथ के बारे में बात किया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात करेगा। क्या के बारे में बात करेगा? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात करेगा। तो जब कोई कंडक्टर को आप यहां पे स्ट्रेच करोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रेचिंग का चल रहा है अभी। मान लो कोई कंडक्टर है, तुम उसको खींचोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, है ना, स्ट्रेच करोगे, तो भैया स्ट्रेच करोगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? एक तो स्ट्रेच करने से लेंथ बढ़ेगा और स्ट्रेच करने से क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। तो लेंथ बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ा और क्रॉस सेक्शन एरिया के कम होने से भी रेजिस्टेंस बढ़ा। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है आपका n की स्क्वायर टाइम बढ़ जाता है, दोनों के कारण। इसी कारण n का स्क्वायर आ रहा था। ठीक, ये हो गया। और हम लोग एक क्या मेन फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं बेटा? मेन फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस है R2 और ये मेरे पास जो ओल्ड रेजिस्टेंस है R1, ये होता है मेरे पास L2 डिवाइडेड बाई L1, और ब्रैकेट में L2 बाई L1 हो गया। दूसरे ब्रैकेट में आप लिखिए यहाँ पे A1 डिवाइडेड बाई A2, ऐसा हो जाएगा। अब जब एक क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में, एक तो आप ये जानते हो, दूसरा आप वॉल्यूम जानते हो। तो भैया वॉल्यूम में आप क्या जानते हो? वॉल्यूम V1 बराबर होता है V2। तो यहाँ से आपको पता है कि A1 L1 होता है और A2 आपके पास होता है L2। तो यहाँ से आप ये जानते हो कि L2 डिवाइडेड बाई L1 जो है वो आपका A1 डिवाइडेड बाई A2 के बराबर होता है।
अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि भाई क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बातें कर दिया, तो इसको अब तुम क्रॉस सेक्शन एरिया से रिप्लेस करोगे, ठीक है। तो तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे R2 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू, अब बताओ L2 बाई L1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 बाई A2 लिखूंगा, क्योंकि अब L2 और L1 के बारे में क्वेश्चन में बातें नहीं करेगा। अब क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात करेगा कि जब कोई कंडक्टर को मैं स्ट्रेच करता हूं तो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इतना गुना कम हो जाता है, ऐसे बात करेगा, इतना गुना कम हो जाता है, ऐसे बात करेगा। तो अब लेंथ तो दिया नहीं है, तो लेंथ को मुझे हटाना पड़ेगा, उसके जगह में क्रॉस सेक्शन एरिया लिखना पड़ेगा। तो L2 बाई L1 के जगह में A1 बाई A2 लिखूंगा, तो A1 बाई A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जस्ट ये मेरे पास हो जाएगा A1, ये A2 का होल स्क्वायर हो गया, करेक्ट। तो ये रिलेशन आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, मान लो तुम कोई कंडक्टर है यार, कोई कंडक्टर को स्ट्रेच कर रहे हो, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, खींचोगे तो कम होगा ना। मान लो कोई तुम्हारे पास पहला उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 था, ठीक। अब मैं इस पेन का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, अभी मैंने इसको स्ट्रेच किया तो ये पतला हो गया, पतला हो गया तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ होगा। कितना टाइम कम हुआ होगा, जितना टाइम मैंने इसको खींचा, n टाइम कम होगा। जितना टाइम मैं खींचूंगा उतना टाइम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, A2 इज इक्वल टू A1 बाई N, करेक्ट, ये लिख दिया, ये लिख दिया। तो यहाँ पे A2 का वैल्यू रखूंगा तो A1 कट गया, N ऊपर चला गया, तो आपको फिर से सेम फॉर्मूला मिला। वो सेम फॉर्मूला फिर से क्या मिलेगा, वो आपको मिल गया R2 इज इक्वल टू N का स्क्वायर इंटू R1। सेम फॉर्मूला यहाँ पे मिला, चेक कीजिए सभी लोग। इसका मतलब दो चीजें मुझे समझ में आए यार, या तो कोई कंडक्टर को स्ट्रेच कर रहा हूं तो लेंथ मेरा n टाइम बढ़ रहा है फिर भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, या स्ट्रेच कर रहा हूं तो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया n टाइम कम हो रहा है फिर भी मेरा रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो रहा है n स्क्वायर टाइम। तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। लेंथ के बढ़ने से भी आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के कम होने से भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसको नोट करो, ठीक है। अब इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट करो, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। क्वेश्चन यहां पे देखिए 2, क्वेश्चन नंबर 2। मान लो मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है यार जिसका ओरिजिनल मान लो मेरे पास कोई कंडक्टर है जिसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस 10 ओम है, करेक्ट, जिसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस 10 ओम है। आपने इसको स्ट्रेच किया, कंडक्टर को आपने क्या किया, स्ट्रेच किया, खींचा, स्ट्रेच किया, आपने कंडक्टर को स्ट्रेच किया, खींच लिया। जब आपने कंडक्टर को स्ट्रेच किया तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, जब आपने इसको स्ट्रेच किया तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, खींचोगे तो डिक्रीजेस 4 टाइम्स। कितने टाइम्स, चलो कितने टाइम डिक्रीज हो गया, चलो यहां पे लिख देते हैं डिक्रीजेस 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, है ना। कैलकुलेट आर न्यू, तो आर न्यू को कैलकुलेट करो बच्चों। अब देखो कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, स्ट्रेच कर रहे हो, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर खींचोगे तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेच करोगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है डिक्रीज होगा। तो कुल मिला के क्या बोल रहे हैं कि भैया हमको गिवन से ये पता चल गया कि देखो कोई कंडक्टर है, स्ट्रेच कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया से 2 गुना कम हो रहा है। मतलब यही तो मेरा n है, यही तो मेरा n है, n का वैल्यू यही तो है। आया बात समझ में, यही तो मेरा n है। एक्चुअली में n मेरा क्या हो गया, यहाँ पे यही 2 जो है डिक्रीज जो हुआ वही तो n है। तो यहाँ पे n ना, इसके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए n क्या हो जाता है, A1 बाई आपका क्या हो जाता है, A2 इज इक्वल टू n हो जाता है। और उसके लिए लेंथ के लिए क्या हो जाता है, L2 बाई L1 इज इक्वल टू n हो जाता है। तो चीजों को समझिए किसके लिए क्या होगा, लेंथ के लिए आपका n क्या होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए क्या होगा, तो इसको समझिए आप, है ना भाई, इसको समझिए आप लोग, ठीक है। जब आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो तब की बात है, ये स्ट्रेचिंग के लिए है। तो n तुमको मिल गया। अब n मिल गया तो भाई यहाँ पे आपको न्यू रेजिस्टेंस जब निकालना है तो ये आपका क्या होता है, n का स्क्वायर इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस। अब n कितना है तुम्हारे पास, तो n 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ओल्ड कितना है, 10 है, तो 40 ओम तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 40 ओम इज द आर न्यू। आर न्यू का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, 40 ओम। आर न्यू का वैल्यू कितना आ गया, 40 ओम इज द राइट आंसर। बताओ भाई, सभी को इतना क्लियर, सभी को इतना क्लियर हो गया क्या, सभी को इतना समझ में आ गया, 40 ओम इज द राइट आंसर,
ठीक, वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार समझो आप लोग। चलो आगे देखो, केस नंबर 2 हो गया। अब केस नंबर 3 देखो, फटाफट देखो, इधर छोटा सा टॉपिक है। केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या बोलेगा? अब क्या के बारे में बातें करेगा? केस नंबर 3 में रेडियस के बारे में बातें करेगा। रेडियस के बारे में बातें कर सकता है, डायामीटर के बारे में बातें कर सकता है, कुछ भी बातें कर सकता है। अब ये मान लो तुम्हारा कंप्रेसिंग का है, कंप्रेसिंग का है, और बोल दिया कि भैया कंप्रेस करने से रेडियस जो है वो आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। बोल दिया भाई इसको मैं कंप्रेस करूंगा। चलो कंप्रेसिंग तो अभी बाद में लूंगा, अभी स्ट्रेचिंग चल रहा है ना, तो जस्ट मैं ले लेता हूं स्ट्रेचिंग। ठीक है, केस क्या का है तुम्हारा? स्ट्रेचिंग का है। केस क्या का है? स्ट्रेचिंग का है। जब तुमने स्ट्रेच किया, जब तुमने इसको स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने से, केस यदि स्ट्रेचिंग का है, स्ट्रेच आपने किया तो रेडियस क्या होगा? इसको खींचोगे तो रेडियस क्या होगा? रेडियस आपका डिक्रीज होगा, रेडियस आपका डिक्रीज होगा। तो अब इन्होंने ऐसा बोल दिया कि रेडियस से रिलेटेड इन्होंने बातें कर दिया। अब जब रेडियस से रिलेटेड बातें कर दी तो आप कैसे फॉर्मूला इसको बनाओगे? तो आपको मेन बेसिक फॉर्मूला पता है कि भैया मेरे पास R2 डिवाइडेड बाई R1 का जो वैल्यू होता है ना, वो हमारा होता है L2 डिवाइडेड बाई L1, और यहाँ पे मेरा होता है A1 डिवाइडेड बाई A2। ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है, ये मेरे पास रेजिस्टेंस का एक बेसिक फॉर्मूला है। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। और दूसरी बात मुझे ये भी पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। दूसरी चीजें मुझे ये भी पता है कि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे आप स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो, भैया वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट होता है तो वहां से मैंने लिख लेता हूं कि L2 डिवाइडेड बाई मेरा L1 होगा, वो मेरा क्या हो जाता है? A2 डिवाइडेड बाई A1 के इक्वल होगा। ये भी मुझे पता है, जब मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो L2 बाई L1 बराबर होगा A2 बाई A1 के, वो भी मुझे पता है। अब मुझे ये बताओ कि यदि रेडियस के बारे में बातें किया तो क्या मैं लेंथ को रिप्लेस किससे करूंगा? एरिया। एरिया को किससे रिप्लेस करूंगा? वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एरिया किसी भी कंडक्टर का होता है पाई आर का स्क्वायर। किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं तो पाई आर के स्क्वायर होगा। अब रेडियस के बारे में बात किया है तो ये मेरा एरिया 1 है, तो ये मेरा एरिया 2 R1, और दूसरी कंडक्टर का अब एरिया 2 हो गया है ना, तो ये मेरा हो जाएगा R का 2। तो मैं यहां से क्या कर लेता हूं? एरिया 1 डिवाइडेड बाई एरिया 2 कर लेता हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा? पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मेरा हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, तो मेरे पास एरिया 1 और एरिया 2 का जो रेशियो आ गया वो मेरे पास आ गया R1 डिवाइडेड बाई R2 का होल स्क्वायर के बराबर। पहली बात देख लो, तो सिंपल सी बात है, मेरे को जब रेडियस के बारे में बात किया है तो सबसे पहले ना मैं इसको क्या लिख सकता हूं? सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा कि भैया मेरे पास R2 डिवाइडेड बाई R1 है, तो मेरे को रेडियस से बात किया तो L2 और L1 को सबसे पहले एरिया लिख देता हूं। तो ये मैंने एरिया लिख दिया, तो ये जस्ट मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे एरिया 1 बाई एरिया 2 ना, तो ये मेरा हो जाएगा एरिया 1 बाई एरिया 2 का होल स्क्वायर। अब एरिया के बारे में बात किया क्या? नहीं, एरिया के बारे में बात नहीं किया। अब रेडियस के बारे में बात किया तो एरिया 1 बाई एरिया 2 को मैं R1 बाई R2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? R2 बाई R1 का जो रेशियो है बेटा, अब A1 बाई A2 का R1 बाई R2 का स्क्वायर, और स्क्वायर पहले से है तो 4 हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R2 के पावर में 4 हो जाएगा। क्लियर? ठीक। अब इसको जब खींच रहे हो तो रेडियस आपका कितना कम हो रहा है भाई? ओरिजिनल रेडियस का n टाइम कम हो रहा है ना? खींच रहे हो तो रेडियस कम हो रहा है, तो कितना? n टाइम। तो n तुम्हारा क्या हो गया? n तुम्हारा हो गया R1 और R2 का रेशियो। तो यहाँ पे आप रखोगे R1 और R2 के जगह में n, तो तुम्हारे पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? n के पावर में 4 इंटू R1। बस यही तो जानना था। तो जब वो रेडियस के बारे में बात करेगा तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे n के पावर में 4 हो जाएगा। जब लेंथ के बारे में बात करेगा तो n के स्क्वायर, एरिया के बारे में बात करेगा तो n के स्क्वायर, बट रेडियस के बारे में बात करेगा तो n के पावर में 4 हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यस, इसी कॉन्सेप्ट को समझना है कि बारे में क्या के बारे में बात कर रहे हो, किसके अबाउट बात कर रहे हो? क्या लेंथ के बारे में, एरिया के बारे में, रेडियस के बारे में, या क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में, या डायमीटर के बारे में? किसके बारे में कर रहे हैं यार? 4 केस बनता है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, रेडियस, और क्या हो सकता है उसका? डायामीटर। डायामीटर। चलो, तो एक केस ये बन गया है ना। इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो क्या क्वेश्चन बनेगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फिर से ले लेता हूं। चलो,
मान लो तुम्हारे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम है ना, तुमने इसको स्ट्रेच किया, कंडक्टर को तुमने स्ट्रेच किया तो जो उसका रेडियस है आपका रेडियस है ना, स्ट्रेच किया तो जो रेडियस ऑफ द कंडक्टर है, रेडियस ऑफ द कंडक्टर जैसे स्ट्रेच किया तो रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस 2 टाइम्स, रेडियस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। खींचोगे तो भाई रेडियस कम ही होगा, 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। तो कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट आर न्यू आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज द क्वेश्चन। अब आर न्यू कैलकुलेट करना है तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है आर न्यू का फॉर्मूला है n के पावर में 4 इंटू आर ओल्ड, ये तुम्हारे पास आर न्यू का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बेटा? आर न्यू इज इक्वल टू n के पावर में 4 इंटू आर ओल्ड। क्यों n के पावर में 4 क्यों लिखा? क्योंकि ये रेडियस के बारे में बातें कर रहा है आपसे, ये रेडियस के बारे में आप लोगों से बातें कर रहा है। और जब रेडियस के बारे में बातें करता है तो अभी n के पावर में 4 आया है, ये अभी आपने डेरिवेशन में देखा क्यों आता है, कैसे आता है। अब ये बोल रहा है कि भाई 10 ओम का रेजिस्टेंस है, स्ट्रेच किया, रेडियस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस 2 टाइम्स, मतलब आपका सिंपल सी बात है n का वैल्यू आपके पास 2 है डायरेक्ट, ठीक है, n का वैल्यू तुम्हारे पास 2 है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आर न्यू की वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करोगे, सो आर न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो n की पावर में 2 है, तो 2 के पावर में आप 4 लिख दोगे और आर ओल्ड कितना है तुम्हारे पास 10 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर में 4 का आपका 16 होता है और ये तुम्हारा 10 हो गया, तो ये तुम्हारा 160 ओम का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आपका 2 गुना आपका रेडियस कम हो रहा है तो आपका जो न्यू रेजिस्टेंस है वो 16 गुना हो जाएगा। रेडियस के बारे में बात किया तो n के पावर में 4, 2 गुना रेडियस कम हुआ तो भैया 16 गुना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, 16 टाइम्स योर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीजें एकदम क्लियर होना चाहिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। लास्ट केस है इस टॉपिक का, लास्ट केस है, चलिए मैं केस नंबर 4 ले लेता हूं, दैट इज योर केस नंबर 4। ये मेरे पास केस नंबर 4 है, ओके। तो चलिए देखते हैं केस नंबर 4 में क्या हो सकता है। अब क्या के बारे में बात करेगा? अब सबसे पहले लेंथ के बारे में बात किया, क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात किया, फिर रेडियस के बारे में बात किया। अब क्या के बारे में कर सकता है? डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। अब बात कर सकता है वो डायमीटर ऑफ कंडक्टर के बारे में, डायमीटर ऑफ कंडक्टर के बारे में बातें कर सकता है। अरे बात समझ में, कंडक्टर के डायमीटर के बारे में बात हो सकता है यहाँ पे। और जब कंडक्टर के डायमीटर के बारे में बात होगा तो क्या क्या बातें होगा, देखिए ध्यान से। डायमीटर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के डायमीटर के बारे में क्या क्या बातें होगा ध्यान से देखिए, ओके। तो केस नंबर 4 डायमीटर ऑफ कंडक्टर के बारे में बातें करेगा। तो सबसे पहले बेसिक मुझे क्या पता रहता है यार, मैं हर बार कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, बेसिक मुझे ये पता रहता है कि भैया R2 डिवाइडेड बाई मेरा R1 होता है, और ये जो होता है ना ये मेरा L2 बाई L1 का रेशियो, रो तो कट गया, और ये मेरा होता है एरिया 1 बाई एरिया 2 का रेशियो होता है, ठीक है। तो ये तो मैं जानता ही हूँ, ये मेरा बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक। और ये भी जानता हूँ कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, इसलिए मेरा L2 जो है L1 के बराबर है, इक्वल है, और A1 जो है वो मेरा एरिया 2 के इक्वल है। ये भी जानता हूँ मैं, ये भी जानता हूँ, ओके। अब क्या के बारे में बात कर रहे हैं यार? डायमीटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो भैया एरिया और डायमीटर के साथ क्या रिलेशन होता है? तो एरिया और डायमीटर के साथ रिलेशन होता है π/4 d स्क्वायर, π/4 d का स्क्वायर। इफ इट इज एरिया 1 तो डायमीटर 1, और एरिया 2 का क्या रिलेशन हो जाएगा? ये भी मेरा हो जाएगा π/4 d2 का स्क्वायर। अब आपको एरिया 1 बाई एरिया 2 करना है, तो दिस इज योर एरिया 1 एंड दिस इज योर एरिया 2, डिवाइड कर दो दोनों का, π/4 कैंसिल कर हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा d1 और ये d2 का होल स्क्वायर। तो देखो एरिया 1 एरिया 2 को d1 बाई d2 से रिप्लेस कर दो। तो सबसे पहले इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूं? ये मेरे पास R2 है, R1 है। जब वो एरिया डायमीटर के बारे में बात कर रहा तो सबसे पहले लेंथ को एरिया से रिप्लेस करूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये एरिया 1 बाई एरिया 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से मैं R2 डिवाइड बाई R1 लिखना चाहूँगा, तो अब एरिया 1 और एरिया 2 को मैं d1 बाई d2 का होल स्क्वायर, और ऑलरेडी एक स्क्वायर है, तो ये मेरे पास हो जाएगा d1 बाई d2 का
पावर में 4 हो गया। और फिर से वही है d1/dt को n बोलूंगा, फिर से मैं यहाँ पे d1/dt को क्या बोलूंगा, n बोलूंगा, क्योंकि n टाइम आपका डिक्रीज होगा डायमीटर। तो यहां से मेरे पास जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस आया R2 इज इक्वल टू वो n के पावर में 4 इंटू R1 आ गया। कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक ये है कि जब वो लेंथ के बारे में बात किया तो n का स्क्वायर टाइम आपका न्यू रेजिस्टेंस बढ़ा, स्ट्रेच किया। तो जब वो क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात किया, स्ट्रेच किया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया n टाइम डिक्रीज हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हुआ, तो मेरा ओरिजिनल रेजिस्टेंस n का स्क्वायर टाइम बढ़ गया। जब उन्होंने रेडियस के बारे में बात किया तो n के पावर में 4 के टाइम बढ़ा। जब उन्होंने डायमीटर के बारे में बात किया तो n के पावर में 4 टाइम बढ़ा। ये चीजें क्लियर हो गया, ठीक है, ये सारे चीजें आपका क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ, ये टेबल में ना आप लोगों को एकदम कंक्लूजन फॉर्म में चीजें प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपको एकदम मजा आ जाए चीजों को पढ़ने में, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या किया, आप लोगों को ने क्या क्या किया, टास्क क्या क्या किया वो बताओ मुझे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या टास्क किया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या टास्क किया, तो मैं लिख देता हूँ टास्क। आई थिंक हम लोगों ने 4 टास्क किया। कौन कौन से 4 टास्क किया हम लोगों ने, चलो बताओ बेटा, कौन कौन से हम लोगों ने 4 टास्क किया यहाँ पे। 4 केस है, या टास्क लिखो या केस लिख लो, एक ही बात है, नो प्रॉब्लम, आप समझने की देरी है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने केसेस हैं, 4 केसेस, देयर आर 4 केसेस। कौन कौन से केसेस, सबसे पहले आप लोगों से क्या के बारे में बात करता है, क्या के बारे में बात करता है, सबसे पहले आप लोगों से लेंथ के बारे में बात करता है, लेंथ के बारे में, एल के बारे में बात करता है। सेकेंड आप लोगों से क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात करता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए होता है। फिर थर्ड में आप लोगों से क्या के बारे में बात करता है, रेडियस, थर्ड में आप लोगों से रेडियस के बारे में बात करता है, रेडियस आर होता है। फिर फोर्थ में आप लोगों से क्या के बारे में बात करता है, डायामीटर, तो यहां से आप लोगों के बारे में डायामीटर के बारे में बात करेगा, तो योर डायामीटर इज डी, ये सब के बारे में बात करेगा, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, रेडियस, डायामीटर। ओके, अब ये इसके बारे में तो बात कर ही रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए ये है कि भैया 2 चीजों के बारे में वहां पे बात करता है, एक स्ट्रेचिंग और एक कंप्रेसिंग के बारे में। तो फॉर्मूला क्या क्या होगा ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये यहां पे लिख देता हूं फॉर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग के लिए क्या फॉर्मूला होगा, और कंप्रेसिंग, फिर मैं उसी का उल्टा कंप्रेसिंग कर दूंगा, कंप्रेसिंग के लिए क्या क्या फॉर्मूला होगा उसका उल्टा हो जाएगा पूरा एक। तो यदि लेंथ के बारे में जब भी बात करेगा तो भैया मेरा जो यहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ के बारे में n का स्क्वायर क्या होता है, आर ओल्ड होता है। n क्या है, कितने टाइम आपने स्ट्रेच किया तो कितने टाइम आपका लेंथ बढ़ा। सिमिलरली यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात करेगा और आपका स्ट्रेचिंग हो रहा है तो n का स्क्वायर टाइम आर ओल्ड होगा, यहाँ भी नो प्रॉब्लम। रेडियस के बारे में बात करेगा तो मेरा आर न्यू का जो वैल्यू है वो n के पावर में 4 होगा और ये आपके पास आर ओल्ड हो जाएगा, ठीक है। और जब डायमीटर के बारे में बात करेगा तो आर न्यू का जो वैल्यू है वो भी डायमीटर के पावर में बारे में बात करेगा, आर के पावर में सॉरी n के पावर में आपका 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे भी आर ओल्ड। तो इसका मतलब ये समझे कि भैया रेडियस और डायमीटर के बारे में जब भी क्वेश्चन करेगा तो n के पावर में 4 कर देना, n के पावर में 4 कर देना, और जब भी लेंथ और एरिया के बारे में बात करेगा तो n की स्क्वायर कर देना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, एक प्रोपोर्शनल एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए, और ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा यदि आप निकालते हो तो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्चुअली। तो ये चीजें आप एकदम ध्यान में रखना आपने। कंप्रेसिंग में क्या होगा सर, अभी तो स्ट्रेच हो रहा था तो स्ट्रेच में ये सारे फॉर्मूला देखने को मिला, अब कंप्रेसिंग की मैं बात करूं तो कंप्रेसिंग में क्या होगा, यही सब उल्टा हो जाएगा। कंप्रेसिंग में अब आपके पास आर न्यू का जो वैल्यू है वो आपका क्या हो जाएगा, आर ओल्ड डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर, सब नीचे आ जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास कंप्रेसिंग में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, कंप्रेस करने से रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होता है, तो कंप्रेस करने से डिक्रीज होता है तो सब में n का स्क्वायर से डिवीजन होगा। तो यहाँ पे आपके पास आर ओल्ड का जो वैल्यू है ना, यहाँ पे भी n का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी आर न्यू है उसमें आर ओल्ड में आप n के पावर का 4 का डिवीजन कर दो, और यहाँ पे भी आपके पास आर न्यू में जो आपके पास आर ओल्ड है
डिवाइडेड बाय n के पावर में 4 का डिवीजन कर दो। सो दिस इज द ऑपरेशंस जो हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, कंप्रेसिंग में भी, स्ट्रेचिंग में भी। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। आई थिंक अभी आप लोगों को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मजा आया होगा स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने में। और यही कॉन्सेप्ट है, इसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल मिलता है, इससे बाहर का न्यूमेरिकल कभी भी नहीं मिलता। तो अभी मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल के बारे में, मैंने आप लोगों से बात करूंगा अभी, है ना। उसके बाद ही हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस सब पढ़ेंगे, फिर कलर कोडिंग वगैरह देखेंगे। लेकिन अभी इतना आपको जानना जरूरी था। ओके, अभी हम लोग जस्ट न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल के जस्ट बाद अगला टॉपिक हम लोग स्विच करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।